नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा यूपी में। दोस्तों ये वीडियो आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की है, जिसमें आपके लिए मैंने वन ऑफ द बेस्ट वन लाइनर क्वेश्चन जो है लेके आया हूँ। ये मान लीजिए आप ये भारतीय राज्य व्यवस्था से अगर कोई प्रश्न बनता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एक भी प्रश्न को स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें और चैनल को अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखिए प्रश्नों को और अपना पेन कॉपी साथ लेके बैठिए, जो शायद साथ में कुछ चीज़ें नोट भी करते चले, है ना। पहला प्रश्न है आपका, किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान हुआ? तो वो है आपका चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। और अगर पूछा जाता है प्रश्न कि जो शिक्षा पर जो पहली बार जब खर्च करने का प्रावधान हुआ तो वो खर्चा कितना था, तो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्चा करने का था, है ना। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का अन्य नाम क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार 1909, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। आप प्रश्न को और उसके उत्तर को इतना ध्यान से पढ़िए, जो अगर प्रश्न कभी घुमा भी देता है ना, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ये कौन सा अधिनियम है? तो इसका भारतीय परिषद अधिनियम है ना। तो प्रश्न को और आंसर को दोनों को अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। किस एक्ट को गांधी जी ने यह कहा था कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया? तो यह प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को, है ना। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसको अस्वीकृत किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो 1936 में अस्वीकृत किया गया था, इसको माना नहीं गया था, है ना। अगला प्रश्न है आपका, किस अधिनियम के अंतर्गत अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना करी गई थी? तो वो अधिनियम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, है ना। भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग अधिराज्य स्थापित हुए थे। प्रश्न नंबर 6 है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वारेन हेस्टिंग। देखिए आप अगर किसी भी एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न तो आप समझ लीजिए यूपी टेट तक में आ जाते हैं इनमें से, है ना। तो आप अगर किसी भी प्रश्न की मतलब किसी भी अच्छे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसलिए वीडियो को जरूर देखें और शेयर जरूर कर दें दोस्तों के साथ। प्रश्न नंबर 7 है आपका, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। बंगाल का है ना प्रथम गवर्नर जनरल, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, इनमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के थे और वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल के थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपका, वर्मा को भारत से कब अलग किया गया था? तो वर्ष 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, है ना। वन लाइनर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम उत्तरादायी शासन शब्द का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया? देखिए अधिनियम से संबंधित मैंने इसीलिए रखे, जो भी अधिनियम का नाम, अन्य नाम या उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, मैंने उनको इसीलिए स्टार्टिंग में रख दिया ना। बिल्कुल चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे। तो सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 में, है ना। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम में हुई? ये वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन है, इसको तो आप जरूर नोट डाउन कर लें। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई थी, है ना। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग थी वो किसने की थी? वो कह रही थी स्वराज पार्टी ने। संविधान सभा की पहली मांग स्वराज पार्टी के द्वारा हुई थी। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय संविधान सभा चुनी गई थी। तो भारतीय जो संविधान सभा है किस तरीके से चुनी गई थी? वो था अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, है ना। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर आपसे प्रश्न बन जाता है अंतिम बैठक कब हुई थी, तो वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इससे रिलेटेड जो भी बन सकते हैं तो मैंने बना दिए हैं, देख लीजिए। अगर इसी से संविधान सभा की अगर बात करी जाए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। भारतीय संविधान का निर्माण जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा गठित संविधान सभा में किया था। तो इसे संविधान सभा का जो इंपॉर्टेंट है वो सारा मैटर इसी में है, आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 15 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता करी थी वो किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी।
दोस्तों अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने इससे पहले की जो वीडियो बनाई है उसमें 1 लाइनर टॉप क्वेश्चन आपके लिए डाले हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका सारा निचोड़ है, राज्य व्यवस्था का पूरा निचोड़ जो आपको इसमें मिल जाएगा। हिस्ट्री का भी मैंने डाल रखा है, आप देख लें उस पर। चलिए प्रश्न देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्ताव कब पेश किया था? तो उद्देश्य प्रस्तावना जो प्रस्ताव पेश किया था वो 13 दिसंबर 1946 को किया था, है ना। प्रश्न अगला है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? मैंने अभी बताया था प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। अब प्रारूप समिति की बात आ जाती है तो इसका गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें अगर पूछा जाता है कुल सदस्य संख्या कितनी थी, तो वो 7 थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। मैंने अभी पहले वाले प्रश्न में आपको बताया था, है ना। प्रश्न नंबर अगला है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह कथन किसका था? तो ये था ग्रेनविले ऑस्टिन जी का, है ना। इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार आया हुआ है। और हाँ, ये जो प्रश्न आपके मैंने इसमें बनाया, ज़्यादातर प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम से पूछे गए, तो बहुत ज़्यादा हमने मेहनत करके ये प्रश्न निकाले हैं दोस्तों, तो इसे जो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न है आपका, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तदर्थ जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 20 है आपका, संविधान निर्माण में लगा समय कितना था? तो संविधान जो निर्माण जब हुआ था तो उसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, है ना। प्रश्न नंबर अगला है, संविधान कब अपनाया गया था? तो हमारा संविधान जो अपनाया कब गया था वो 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट डाउन कर ले, कन्फ्यूज मत होना। अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को और लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। चलिए संविधान के मुख्य स्रोत देख लेते हैं, कहाँ से कौन सा क्या लिया गया है ना। चलिए पहला है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये तीनों चीज़ें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है ना। कौन कौन सी? मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। पहले अपने यहाँ ये क्लियर नहीं हो रहा था उपराष्ट्रपति रहेगा कि नहीं रहेगा, तो यही जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला देखिए आप, कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से सशक्त केंद्र के संघीय व्यवस्था, आप संघीय व्यवस्था को याद रखिए, संघीय व्यवस्था और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की व्यवस्था, ये दोनों चीज़ें कनाडा से ली गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी में अगला पॉइंट देखते हैं, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो संसदीय जो शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है, और विधि का शासन और एकल नागरिकता, ये तीनों चीज़ें ब्रिटेन से ली गई। इंपॉर्टेंट है, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन और एकल नागरिकता, ये जो एकल नागरिकता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है, तो याद रखना है ये ब्रिटेन से ली गई है। आयरलैंड की बात कर लेते हैं, नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, ये पद्धति जो है आयरलैंड से ली गई, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है? नीति निर्देशक तत्व, है ना। अगला देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, और रूस यानी पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं ना। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपात उपबंध है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? इंपॉर्टेंट है, तो वो है USA का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, विश्व का प्रथम लिखित संविधान है वो सिर्फ USA का है ना। अगला प्रश्न है, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन से शब्द शामिल किए गए? ये प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है, आपने अगर एग्जाम दिए होंगे आपको पता होगा। तो ये 3 शब्द लिए गए हैं, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, है ना। किसमें? उद्देशिका में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? तो संविधान की आत्मा कहा गया है उद्देशिका को, है ना। आप ऐसे समझिए, संविधान की आत्मा किसको कहा गया? उद्देशिका को। और अलग अलग जो हमारे विद्वान हुए उन्होंने संविधान की आत्मा अलग अलग चीज़ों को बताया है, ठीक है। अगर आपसे कॉमनली पूछा जाता है संविधान की आत्मा तो आप उद्देशिका को लगाएंगे, अगर प्रॉपर किसी का नाम लेके पूछा जाएगा जैसे BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसको कहा है तो अलग होगा प्रश्न आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उद्देशिका को राजनीति जन्मपत्री किसने कहा है? तो उद्देशिका को राजनीति जन्मपत्री कहा है KM मुंशी ने। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाँ देखिए अब वही मैं जो बता रहा था वो इसी से रिलेटेड आ गया है ना। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? तो उन्होंने बताया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी अनुच्छेद 32 को, है ना। तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर है ना, उन्होंने संविधान की आत्मा किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी अनुच्छेद 32 जो कि उल्लिखित है ना।
अगर हम बात करें संविधान की आत्मा की, तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, तो इन्होंने संविधान को पवित्र दस्तावेज भी कहा है। आपसे कोई पूछ सकता है प्रश्न में, जब भी आप हो सकता है, इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है ना, पवित्र दस्तावेज। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की मुख्य अनुसूचियां व उनके विषय आप देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अनुसूचियां मैंने आपके लिए निकाली हैं जो ज़्यादातर प्रश्नों में आई हैं, पेपरों में आई हैं, उनको चला देख लेते हैं ना। अगर हम बात करें प्रथम अनुसूची की, तो प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्यवाद संघराज क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। और दूसरी अनुसूची का अगर हम बात करते हैं तो उसमें राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन के विषय में बताया गया है ना। पहली प्रथम अनुसूची में राज्यवाद संघराज क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति व अन्य उच्च जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन के विषय में बताया गया है। सातवीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है ना। अगला देखते हैं, आठवीं अनुसूची की अगर बात करी जाए, भाषाएं किसमें वर्णित है, तो आठवीं अनुसूची में है ना। और 10वीं अनुसूची की अगर बात करें तो दल परिवर्तन के आधार पर योग्यता है इसमें, ठीक है। 11वीं अनुसूची में अगर हम देख लें तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर हम बात करें 12वीं सूची की, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित उपबंध हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, उनको नोट डाउन जरूर करते चलें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है सूचियाँ। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक व उनसे महत्वपूर्ण तथ्य। आपने राष्ट्रीय प्रतीक अपने जानते हैं, राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है, इस तरीके से, लेकिन उनसे जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको जरा देख लेते हैं ना। चलिए पहला देखते हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज आपको पता है तिरंगा है, लेकिन अगर इसकी लंबाई व चौड़ाई का अगर अनुपात पूछा जाता है तो वो 3:2 है, यानी लंबाई उसकी अगर 3 है तो चौड़ाई उसकी 2 होगी, है ना। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था कि ये हमारा तिरंगा झंडा होगा, है ना। आपको पता है राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं, नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में टोटल 4 रंग हैं। काफ़ी लोगों को सिर्फ 3 रंग पता है ना, केसरिया, सफ़ेद और हरा, ठीक है। नीला कहाँ पे होता है, जो उसकी जो तीलियाँ बनी होती है ना, तीलियाँ, तो वो तीलियों में नीला रंग होता है ना। तो इस तरीके से 4 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला, है ना। प्रश्न अगला देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज है ना प्रगति एवं न्याय का प्रतीक है। चलिए, और राष्ट्रीय ध्वज कहाँ से लिया गया है, तो ये अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। तो राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जहाँ तक मैंने आपको बता दी, ये प्रश्न बन सकते हैं, इनसे बाहर नहीं जाएगा। चलिए अब अगर देख लेते हैं राज्य चिन्ह की बात करते हैं, तो राज्य चिन्ह आपको पता है अशोक का स्तंभ है। उसमें जो अंकित शब्द क्या है, तो वो अंकित शब्द है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है ना। राज्य चिन्ह अपनाया कब गया है, तो वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य चिन्ह अपनाया कब गया, आपको मैंने बता दिया 26 जनवरी 1950 को। चलिए अब हम बात करते हैं, राज्य चिन्ह में जो सिंह है यानी शेर जो बने हैं उसमें संख्या कितनी है शेरों की, तो वो 4 है ना। आप कंफ्यूज मत हो जाना, 4 उनकी शेरों की संख्या है। राज्य चिन्ह के दाएं ओर किस जानवर का चित्र बना हुआ है, तो राज्य चिन्ह के जो दाएं ओर अंकित है वो है बैल का, और मध्य में अगर कभी पूछ लिया जाता है तो मध्य में अशोक चक्र है, और बाएं जो है वो घोड़ा का जो है, घोड़ा जो जानवर है उसका चित्र बना हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, तो संसदीय जो शासन प्रणाली का दूसरा नाम है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली, है ना। काफ़ी बार दूसरे नाम पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरीके से प्रश्न अच्छा बन जाता है ये। प्रश्न नंबर 39 है आपका, अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली। हो सकता है आपसे इस तरीके से पूछ रहे, राष्ट्रपति शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, तो वो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, है ना। तो प्रश्न को दोनों तरफ से आपको पढ़ना है, प्रश्न भी और उत्तर भी, क्योंकि 1 लाइनर है, आपको थोड़ा सेंस लगा के चलना पड़ेगा। प्रश्न अगर घुमा दिया तो गलत तो नहीं होना है, मेरी इतनी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। और दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, 40 है, संसदीय शासन प्रणाली का जनक किस देश को माना जाता है, तो संसदीय जो शासन प्रणाली का जनक है वो ब्रिटेन को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है जी ऑस्टिन ने। चलिए देखते हैं, भारत को अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। मैंने अपने जहाँ तक मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं, मुझे पता है, एनालिसिस मैंने किया है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा है, तो केसी वियर ने कहा है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रगान से संबंधित है। राष्ट्रगान जो हमारा है जनगण मन, उसका उल्लेख किस पुस्तक में है, तो वो है गीतांजलि पुस्तक में, है ना।
रचयिता इसके कौन है राष्ट्रगान के? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। राष्ट्रगान अपनाया कब गया है? तो वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। और पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। और कहाँ पर? कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। और गायन अवधि आपको पता है 52 सेकंड होती है। तो राष्ट्रगान से संबंधित अगर प्रश्न बनता है दोस्तों, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये आप यकीन मानिए। मैंने सारे इंपॉर्टेंट राष्ट्रगान से संबंधित नोट्स इसमें डाल दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 44। अब इसमें राष्ट्रीय गीत से संबंधित मैंने प्रश्न बनाए हैं। राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में कंफ्यूज नहीं होना है, तो वंदे मातरम है। और ये किस ग्रंथ से लिया गया? तो आनंद मठ से लिया गया है ना। रचयिता कौन है हमारे राष्ट्रीय गीत के? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए देखते हैं इससे संबंधित और प्रश्न। राष्ट्रीय गीत जो हमारा अपनाया गया था वो कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 में पहली बार ही राष्ट्रीय गीत गाया गया था, है ना। प्रश्न नंबर 45 है, राष्ट्रीय पंचांग की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ में मानते हैं इसको, ठीक है ना। अगला इसमें देखिए अपनाया कब गया है राष्ट्रीय पंचांग हमारा? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। राष्ट्रीय पंचांग में पहला जो महीना होता है वो चैत्र का होता है और अंतिम महीना फाल्गुन का होता है, जिसे बोलते हैं ना हिंदी के जो महीने होते हैं उनको, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो वो है हाथी। देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। विरासत पशु अगर पूछता है तो वो हाथी है। यही प्रश्न इसी तरीके से आपसे घुमाएगा, आपको ऑप्शन में बाघ और हाथी दोनों मिलेगा, लेकिन विरासत पशु है तो वो हाथी है ना। अगला देखते हैं प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो वो है गंगा है, ठीक है। तो और इसको कब ये राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? 2018 में नहीं, ये गलत है। इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में, है ना। राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था गंगा को। अगला प्रश्न देखते हैं, हैदराबाद रियासत का विलय किस माध्यम से किया गया था? तो हैदराबाद जो विरासत थी उसका विलय कैसे किया गया था? पुलिस कार्रवाई के द्वारा। और इसी जो हैदराबाद रियासत का जो विलय हुआ था पुलिस कार्रवाई के द्वारा, इसको ऑपरेशन अपोलो के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कर लें। ऑपरेशन अपोलो क्या है? तो हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल करना, विलय करना इसका, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है आपका भारतीय संविधान से संबंधित है ना। चलिए देखते हैं, इसमें भारतीय संविधान से जो भाग हैं उसके दे रखे हैं मैंने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भाग हैं जिनसे प्रश्न बन सकते हैं उनको मैंने रखा है ना। चलिए देखते हैं। तो संविधान का जो भाग 1 है, भाग 1 में संघ और उसके राज्य के बारे में वर्णित किया गया है और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है ना। अगला देखते हैं भाग 2। अगर नागरिकता का विषय पूछा जाता है, नागरिकता का विषय किस भाग में है? तो वो भाग 2 में वर्णित किया गया है और नागरिकता का जो अनुच्छेद है वो 5 से 11 में है ना। चलिए देखते हैं अगला भाग 3, मूल अधिकार जो है भाग 3 में है और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किए गए हैं। भाग 4 की अगर हम बात करें तो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं वो भाग 4 में उल्लिखित हैं और ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये मान के चलिए थोड़ा रटना तो पड़ेगा, लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप मान के चलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले भाग हैं, इनको तो आप रट ही लीजिए। तो बाकी के जो अन्य जो पूरा डिटेल्स में आपको दे रखा है उसमें आपको नहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। चलिए भाग 4 का की अगर हम बात करें, भाग 4 का में क्या है? तो उसमें मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है और वो अनुच्छेद 51 का में वर्णित है, ठीक है। भाग 5 की अगर हम बात करते हैं तो भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है ना, संघ के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक दिया गया है इसमें। चलिए अगर हम बात करें भाग 5 के जो कुछ अध्याय हैं इनके बारे में, चलिए देखते हैं। जो भाग 5 का अध्याय 1 है इसमें कार्यपालिका के बारे में बताया गया है और ये अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। भाग 2 की अगर अध्याय 2 की बात करें तो इसमें संसद के बारे में बताया गया है और ये अनुच्छेद 79 से 122 है। ये आपका जो भाग 2 है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। संसद के बारे में वर्णित कहाँ पर है? तो 79 से लेकर 122, क्योंकि इसमें ही राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के बारे तीनों के बारे में बताया गया है ना। अगर हम बात करें अध्याय 3 की तो राष्ट्रपति की जो विधायी अधिकार होते हैं वो अध्याय 3 में है, जो कि अनुच्छेद 123 में है ना। और अगर हम बात करें अध्याय 4 की तो अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका के बारे में बताया गया। इसका विषय जो है संघीय न्यायपालिका है और ये अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। अध्याय 5 की अगर हम बात करते हैं तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक हैं उनके बारे में ये विषय है।
वो कितने में अध्याय 5 में है और अनुच्छेद 148 से 151 तक है ना। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले लें और नोट डाउन ज़रूर कर लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं, क्योंकि जब एग्जाम आता है तो ये मान के चलिए कोई भी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट नहीं होती है और सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना। तो मैंने उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन निकाले हैं, तो इसलिए वीडियो को जरूर देख लें और स्किप ना करें एक भी क्वेश्चन को। अब क्या आपने एक भी क्वेश्चन की स्किप कर लिया, हो सकता है इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे छूट जाए और वही क्वेश्चन में आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है ना। भाग 6 देखिए, भाग 6 के बारे में क्या बताया गया, राज्य के बारे में। जो राज्य के बारे में वर्णित है वो भाग 6 में है और अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक ये बताया गया है ना। ठीक है, अगर हम बात करें भाग 6 के अध्याय 1 में, तो अध्याय 1 जो है सामान्य है, वो 152 से 237 तक पूरा ही दे रखा है, जो सामान्य इसमें बताया गया है राज्य के बारे में। लेकिन अध्याय 2 की अगर हम बात करें तो अध्याय 2 में कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, विषय इसका कार्यपालिका है और ये अनुच्छेद 153 से 167 तक बताया गया है इसमें। चलिए देखते हैं भाग 8 क्या है। भाग 8 की अगर हम बात करें तो इसमें संघ राज्य क्षेत्रों का विषय सम्मिलित किया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों का विषय किसमें है, भाग 8 में है और ये अनुच्छेद 239 से 241 तक है ना। भाग 9 की अगर हम बात करें तो पंचायतों का जितने भी विषय हैं, पंचायती विषय जो हैं वो भाग 9 में वर्णित है ना। किसमें, भाग 9 में। और अनुच्छेद 243 ही है, इसमें 2 बार कर दिया गया है ना। अगर हम बात करें भाग 10 की, भाग 10 में क्या वर्णित है, भाग 10 का विषय क्या है, तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के विषय में बताया गया है। अब किसमें, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति के क्षेत्र में बताया गया है और अनुच्छेद 244 से 244 का तक है ये। भाग 11 की बात करें, इसका विषय क्या है, तो संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है वो किस तरीके के रहेंगे, वो सारा विषय जो है भाग 11 में लिया गया है और ये अनुच्छेद 245 से 263 तक है ना। चलिए भाग 12 को हम देख लेते हैं। भाग 12 का जो है विषय क्या है, तो ये भाग 12 में विधि, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये सब जो है भाग 12 से संबंधित विषय हैं और ये अनुच्छेद 264 से 300 का तक है। इसमें अनुच्छेद जो भाग 12 का अध्याय जो 4 है, इसमें संपत्ति का अधिकार वर्णित है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका आ भी चुका है पहले भी, तो इसको थोड़ा आप ज़्यादा से अच्छे से देख लें। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार बताया गया है। ये भाग जो है ना 12 का अध्याय 4 है और ये 300 का इसका अनुच्छेद है ना। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, इससे पहले का जो हिस्ट्री का हमने 1 लाइनर वाले क्वेश्चंस का कुछ सीरीज चलाया, आप 4 के दिन से देख लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उसमें भी मिल जाएंगे है ना। भाग 14 को हम देख लेते हैं। भाग 14 का जो विषय है वो संघ और राज्यों के बीच अधीन जो सेवाएं हैं, देखिए वो जो थे संबंध के बारे में बताया गया था, इसमें अधीन सेवाएं बताई गई हैं भाग 14 में है ना, भाग 14 में। और ये अनुच्छेद 308 से 323 तक है। भाग 14 का जो अध्याय 2 है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है और ये अनुच्छेद 315 से 323 तक है। लोक सेवा आयोग वाला ये क्वेश्चन आ चुका है। भाग 15 के विषय में अगर हम थोड़ा देख लें, भाग 15 में क्या बताया गया है, इसमें निर्वाचन पद्धति के विषय जो है रखा गया है, निर्वाचन कैसे होगा, और ये अनुच्छेद 324 से 329 तक है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट भाग हैं और अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनके विषय को अच्छे से देख लें। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो भाग आता है वो आपका भाग 17 है। इसमें जो राजभाषा के विषय शामिल किया गया है वो अनुच्छेद 343 से 351 तक। ये प्रश्न तो कई बार बना है, ये मान के चलिए आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित विषय है और अनुच्छेद 343 से 351 है। अगर हम बात करें इसमें अध्याय 1 की, तो इसमें अध्याय 1 में संघ की भाषा का विषय रखा गया है, अध्याय 2 में क्षेत्रीय भाषा है और अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा के विषय में बताया गया है ना। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको तो जरूरी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अध्याय 1 में संघ की भाषा अनुच्छेद 343 से 344, अध्याय 2 में क्षेत्रीय भाषा अनुच्छेद 345 से 347 और अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा है वो अनुच्छेद 348 और 49 में वर्णित है। ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग है आपका, ठीक है ना। चलिए भाग 20 को अगर हम देख लें तो भाग 20 में क्या बताया गया है, तो किस विषय को रखा गया है, तो संविधान का जो संशोधन है ना उसको भाग 20 में रखा गया है। किसको, संविधान के संशोधन को, और ये अनुच्छेद 368 में वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 से संबंधित जितने भी प्रश्न थे मैंने बता दिया आपको। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 50 है, भारत में नागरिकता संबंधित संविधान के किस भाग में उल्लेख है। नागरिकता संबंधित जो संविधान है वो किस भाग में है, मैंने अभी आपको बताया था भाग 2 में अनुच्छेद 511 5 से लेकर 11 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना उचित होता है। तो ये अनुच्छेद 11 के अंतर्गत किया जाता है ना।
चलिए मूल अधिकार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर जो 52 है उसमें मैंने मूल अधिकार को रख दिया है। सारे इंपॉर्टेंट जो मूल अधिकार है और उससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो मैं आपको इसमें कंफर्म कराता चलूँगा। सबसे पहले तो प्रश्न आपका बन जाता है कि हमारे जो संविधान में कुल कितने मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो कुल 6 मूल अधिकार हैं। कितने हैं? कुल 6 मूल अधिकार हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं, ये मूल अधिकार हैं आपके और ये इनसे संबंधित अनुच्छेद हैं। पहला आपका मूल अधिकार आ जाता है समता का अधिकार। तो समता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में है और स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में है ना। ठीक है, अगला देखते हैं शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है वो आपका जो मूल अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 23 और 24 में है और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 और 28 में है। अगर हम बात करें अगले अनुच्छेद की तो वो आपका आ जाता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, है ना। कौन सा मूल अधिकार है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, तो वो आपका अनुच्छेद 29 से 30 में है। और अगला आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो अनुच्छेद 32 में है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं इससे संबंधित प्रश्न बनते कैसे हैं। कभी कभी आपको प्रश्न में दे देगा कि निम्न में से आपको बताना है कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो आपको इस तरीके से आपको उसमें से याद होना चाहिए कि हमारे मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण का अधिकार। देखिए इसको आप ऐसे याद रखना, सा से हैं ये, लगभग आपको अंदाजा लग जाएगा सा से, है ना। ये मान के चलिए, आप ट्रिक की वजह से मैं बता रहा हूँ, सा वाले 3 हैं, है ना, समता, स्वतंत्रता और शोषण, है ना। अब हम बात आ जाती है धार्मिक और संस्कृति, 2 ले लो इनको, ये धर्म से संबंधित हैं तो ये आगे 2, आपके 5 हो गए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। उसके बाद आ जाता है संवैधानिक अधिकार, ये भी देखिए सा से है, तो आपके सा से संबंधित कितने हो गए? 4, है ना। संवैधानिक, शोषण, स्वतंत्रता, समता, आपको ऐसे याद रखना, और धार्मिक संस्कृति अलग अलग हो जाएंगे ना। तो आपको अपने जो 6 के 6 है ना मूल अधिकार, उनको भी याद रखना है साथ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको होता है? तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार होता है सिर्फ संसद के पास, है ना। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रश्न अच्छे लगते हैं तो आप हमारे फीडबैक अपना ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। हम मानते हैं हमारा नया चैनल है, हम भी बहुत मेहनत करते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के लिए, तो आपके भी बदले में हम आपसे भी उम्मीद रखते हैं आप भी हमारा सपोर्ट करेंगे, जो हम और मोटिवेट हों और हमें भी अच्छा लगे कि हमारे साथ सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, तो हम और मेहनत करें अच्छे से, है ना। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। प्रश्न नंबर 54 है, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? देखिए प्रश्न को भी ध्यान से आपको पढ़ना है। आरक्षित सीटों की संख्या पूछ रहे हैं, तो आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो वो आपकी हो जाएगी 20, है ना। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इसको आपको जरूर नोट डाउन कर लेना है। तो भारतीय संविधान जो है हमारी एकल नागरिकता प्रदान करता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब नागरिकता से संबंधित बात हुई है तो हम इससे नागरिकता से संबंधित सारे प्रश्न जितने बन सकते हैं आपके किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सब में इससे बाहर तो आपका जाना नहीं है, आप भी बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल मान के चलिए कि पॉलिटी से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस वीडियो में, इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। अगला प्रश्न आपका है, अमेरिका में नागरिकता किस प्रकार की प्रदान की जाती है? तो अमेरिका में जो है ना दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। किस प्रकार की? दोहरी। हो सकता है आपसे प्रश्न में इस तरीके से पूछे, दोहरी नागरिकता प्रदान करने वाला देश कौन सा है? तो वो अमेरिका हो जाएगा, है ना। और भारत में एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। चलिए और समझते हैं नागरिकता से संबंधित प्रश्न आपका, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? तो ये 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ है। अगर इसमें पूछा जाता है किन 3 देशों के अल्पसंख्यकों को जो भारतीय नागरिकता प्रदान करने का बनाया गया है प्रावधान, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ के जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनको भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान बनाया गया है। ये 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 21 का, कौन सा? अनुच्छेद 21 का के तहत किस अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है ना? तो ये बनाया गया है शिक्षा के अधिकार को। इसमें बताया गया है 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक का जो बालक है उसको अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, उसका ये मौलिक अधिकार होगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका, मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन हैं? किसको मौलिक अधिकारों का संरक्षक बताया गया है? तो वो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को बताया गया है ना। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक के रूप में बताया गया है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 60 है, किस अनुच्छेद में विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? तो अनुच्छेद 9 में इस तरीके का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 9 में, कि अगर आप किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही आपकी समाप्त हो जाएगी, है ना।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। इसमें बताया गया है संविधान में जीवन साथी चुनने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है ना, जो आज के युवाओं हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो ये संविधान में जीवन साथी चुनने का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 और 21 के तहत ये बताया गया है ना, समझ लीजिए आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपका, समता का अधिकार में छुआछूत का अंत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बहुत ज़्यादा। छुआछूत का अंत जो किस अनुच्छेद में बताया गया है, किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि जो छुआछूत का अंत हो जाएगा, ये अनुच्छेद 17 में बताया गया है ना, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में। प्रश्न नंबर आपका 63 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ है। तो ये शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ है, 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया है ना। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, टीचिंग लाइन में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 64 है आपका, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कब तक बंदी किया बनाया जा सकता है। तो ये 3 माह के लिए बनाया जा सकता है, ठीक है। आप अगर कानून के बारे में नहीं जानते तो थोड़ा सीख लीजिए। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम में एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कब तक बंदी बना सकते हैं, तो 3 माह के लिए बना सकते हैं ना। प्रश्न नंबर 65 है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन शामिल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, काफ़ी बार ये भी आया है पहले वह। तो ये भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 25 में है, हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख को शामिल किया गया है ना, बौद्ध, जैन और सिख को शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर अगला है आपका, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किस भारतीय संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की जो है संकल्पना का समावेश किसमें है, तो प्रस्तावना एवं नीति निदेशक तत्व में। कभी कभी पूरा इतना ही दे देता है, सिर्फ नीति निदेशक तत्व में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना एवं नीति निदेशक तत्व में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 67 है, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा पुरुष और स्त्री दोनों को। तो ये अनुच्छेद 36 के दा, कहीं कहीं दा लिखा है और कहीं कहीं डी लिखा है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। और मैं दोस्तों आपको बार बार ये कहता हूँ, जब मैं 1 लाइनर क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूँ तो आपको प्रश्न भी ध्यान से देखना है और उत्तर भी ध्यान से देखना है। कभी कभी आपसे प्रश्न इस तरीके से भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 39 जो डी है किससे संबंधित है, तो ये पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है ना। तो प्रश्न को दोनों तरीके से आपको पढ़ना है कि कतई कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं रट्टा मार लो, रट्टे मारने के साथ साथ आपको समझना भी है, जो अगर प्रश्न को घुमा दे तो गलत ना हो। प्रश्न नंबर 68 देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो वो थी 10, है ना। प्रश्न नंबर आपका अगला है, स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष समेत सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो वो 12 थी। आपको ये याद कर लेना अच्छे से, स्वर्ण सिंह जो समिति है इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो सदस्यों की संख्या जो थी अध्यक्ष के समेत थी वो थी 12, है ना। प्रश्न नंबर 70 है, मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए गठित समिति का क्या नाम था। तो मौलिक कर्तव्य को जो प्रभावी बनाया था वो बनाया था JS वर्मा समिति ने, जो कि 1999 में गठित हुई थी, है ना। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपको जरूर नोट डाउन कर लेना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को जो है अनुच्छेद 61 में बताया गया है। और राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में है, वो अनुच्छेद 60 में है। 60 और 61 ये मान के चलिए आप दोनों राष्ट्रपति से संबंधित है। यहाँ से आपका राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों का सीरीज स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़िए, है ना। चलिए देखते हैं, अब इसमें बात करते हैं राष्ट्रपति की जो पदावधि है, मतलब उसकी जो पद की अवधि है, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख, ये उसकी अवधि है। जिस दिन वो पद ग्रहण करेगा उससे लेकर 5 वर्ष तक ये उसकी पदावधि है। लेकिन इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वे किया गया है अनुच्छेद 56 में, है ना। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये तो अनुच्छेद 52 में है। देखिए मैंने आपको ये पूरी लाइन के साथ अनुच्छेद इसमें शॉर्ट में आंसर में इसलिए रखा है जो आपको अनुच्छेद आराम से याद हो जाए। अगर मैं आपसे इस तरीके से पूछ लेता अनुच्छेद 52 निम्न में से किससे संबंधित है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा इससे संबंधित, है ना। तो प्रश्न को दोनों तरह से समझते चलना है। प्रश्न नंबर 75 है आपका, संघ के समस्त जो कार्यपालिका है राष्ट्रपति में निहित होती है, यह कथन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 53 में है। अभी मैं आपको बता दूंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं कुछ।
प्रश्न अगला देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति वो अनुच्छेद 55 में है कि उसकी किस तरीके से उसका निर्वाचन किया जाएगा। और प्रश्न अगला है आपका, राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए चुनाव कराने का जो समय वर्णित है वो अनुच्छेद 62 में है ना। चलिए अगर हम बात करते हैं, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो देश का प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति होता है। अब राष्ट्रपति के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बता देता हूँ, कभी कभी पूरा डिटेल नहीं पूछते हैं, सिर्फ इतना पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में संविधान में कहाँ पर प्रावधान है। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक जितना भी प्रावधान दे रखा है वो राष्ट्रपति के संविधान से संबंधित है ना, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करता है राष्ट्रपति हमारा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना। चलिए प्रश्न नंबर अगला है आपका, क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो क्षमादान की जो शक्ति है अनुच्छेद 72 में वर्णित है। और क्षमादान की जो शक्ति है सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है ना। वही सिर्फ क्षमादान दे सकता है। कभी कभी किसी को फांसी होने वाली है होती है ना, नहीं तो राष्ट्रपति क्षमादान देके उसकी फांसी रुकवा सकता है इस तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82 है, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है ना। भारत की तीनों जो सेनाएं होती है ना, एयर फोर्स, आर्मी और नेवी, इन तीनों का जो प्रधान सेनापति होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। ठीक है, आप यूं ही राष्ट्रपति को हल्के में ना ले लीजिए। आप सोचते हैं ना हर जगह प्रधानमंत्री दिखते हैं टीवी न्यूज़ चैनल पे, लेकिन राष्ट्रपति के पास क्या उसकी शक्तियां हैं, तो ये उसकी शक्तियां हैं, आप इनको समझते चलिए। प्रश्न नंबर अगला है आपका, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है। तो वो भी राष्ट्रपति के ही पास है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र वो बता सकता है ना, घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको देगा। तो वो देगा उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने जैसे तक कब तक भर देना चाहिए। तो पद रिक्त है ना 6 माह के भीतर भरना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, राष्ट्रपति किसी कारणवश उसका पद रिक्त हो जाता है कि जैसे कि या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या उस पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है, या वो अपना त्यागपत्र स्वयं दे दे, या किसी भी कारणवश उसका पद रिक्त हो जाता है। तो रिक्त होने के 6 माह के भीतर अगली जो है ना उसका रिक्त जो पद है उसको भर देना चाहिए, भरा जाना चाहिए, ये उसका प्रावधान है। ठीक है ना। ये तो थे आपके राष्ट्रपति से संबंधित सारे प्रश्न, जो कि राष्ट्रपति से अगर कोई प्रश्न बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आप सिर्फ इतना ही रट्टा मार लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश ये हैं जिन्होंने सिर्फ राष्ट्रपति का पद संभाला था, वो है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक पदभार संभाला था राष्ट्रपति पद का, है ना। चलिए अगला देखते हैं, लोकसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, यानी पहले आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी और उसके बाद धन विधेयक है ना वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 88, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो वो है ना भारत संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ना राष्ट्रपति अपना होता है प्रधानमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना जो है प्राप्त कर सकता है, प्रधानमंत्री मना नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर अगला है, निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है। वो है नीलम संजीवा रेड्डी। इनका जो है ना किसी ने विरोध किया ही नहीं, मतलब इनके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। ये निर्विरोध जो है ना चुनाव जीते थे, वो नीलम संजीवा रेड्डी हैं। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर अगला है आपका, महाभियोग की प्रक्रिया यानी कार्यवाही किस प्रकार की है। तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है ना, पूर्ण न्यायिक नहीं है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है महाभियोग की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है आपका, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपके राष्ट्रपति के क्वेश्चन और निकल आए हैं, तो ये सारे आप चाहें तो नोट कर लें, या सबसे बेहतरीन है आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको एक बार अपने मोबाइल पे और पढ़ लें। तो ये प्रश्न आप ही मान के चलिए आपसे गलत नहीं होंगे। एक बार आपने वीडियो पढ़ ली, एक बार आपने स्क्रीनशॉट देख लिया, तो आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे बिल्कुल भी। ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के विषय के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। देखिए, महान्यायवादी जो है जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, इनके विषय में पहला तथ्य तो ये है, भारत का ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन होता है, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी। दूसरा है, राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और इनकी योग्यता क्या होती है, ये उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की, यानी उच्चतम न्यायालय में ये न्यायाधीश रह चुके हों तो ही आप महान्यायवादी बन सकते हैं, यानी अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं,
इनकी एक और खासियत होती है, ये संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में उपस्थित तो होते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन अपना वोट नहीं दे सकते, यानी मत नहीं दे सकते। इनका मत देने का अधिकार नहीं होता है इनके पास, महान्यायवादी के पास, है ना। और जो है ना, महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मतलब अगर राष्ट्रपति चाहे तो 1 साल में इनको हटा दे, या चाहे तो इनको बराबर रखे रहे, है ना। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक चलते हैं इनका जो कार्यकाल है। अगला प्रश्न महान्यायवादी का है। महान्यायवादी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 76 में, है ना। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 93 आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग को पद से कब हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा। ऐसे ही नहीं, मतलब पता चला मुंह उठाया हटा दो उनको, नहीं। संसद के जब दोनों सदनों में जब विशेष बहुमत के द्वारा इसको पद से हटाया जा सकता है ना, कैग को। चलिए, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अगला प्रश्न है आपका, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो या तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा, या राष्ट्रपति उस शपथ को दिलाने के लिए जिस व्यक्ति को चिन्हित कर देगा कि हाँ आप शपथ दिला दीजिए, तो वो व्यक्ति शपथ दिलाएगा, है ना। या तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है उपराष्ट्रपति को, या राष्ट्रपति के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में उपराष्ट्रपति का पद किसके तर्ज पर बनाया गया है? तो ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है ना। भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 63 में है। ये अनुच्छेद 63 में बताया गया भैया एक उपराष्ट्रपति तो जरूर होना है। अगर इसको संवैधानिक पूछते हैं कहाँ पर ये लिखा, तो अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ ये, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 97, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है ना। चलिए, अभी ये भारत के एक उपराष्ट्रपति रहे जो काफ़ी चर्चा में रहे हैं, आप उनको कमेंट बॉक्स में नाम जरूर बताएं, वो भी राज्यसभा के पदेन सभापति रहे हैं। प्रश्न नंबर 98 देखिए, वर्तमान में केंद्र मंत्रालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 52 है, और 15 अगस्त 1947 को कितनी थी? तब 18 थी। तो ये आपको दोनों प्रश्न बन जाते हैं आपके। वर्तमान में कितनी है? 52, और 15 अगस्त 1947 को 18 थी। प्रश्न नंबर अगला है, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाएगा, सीधी सी बात, प्रधानमंत्री से तो बड़ा राष्ट्रपति ही होता है ना, तो इसमें तो कन्फ्यूजन है नहीं। अगला प्रश्न आपको देखना है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता जो है कौन करता है? उनकी बैठक की अध्यक्षता वो प्रधानमंत्री करता है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। प्रश्न नंबर अगला आपका देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान में जो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है वो अनुच्छेद 352 में खंड 3 में किया गया है ना। तो अनुच्छेद 352 आपको मोटा मोटा याद रखना है। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार आया वो ये भी, ठीक है। थोड़ा हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 102 आपका प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री, है ना। इसको थोड़ा अच्छे से देखिए, अभी अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। प्रश्न नंबर 103 है आपका, सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है कैबिनेट सचिव, है ना। कौन होता है? कैबिनेट सचिव। किसका होता है? सिविल सर्विसेज बोर्ड का। अगला प्रश्न देखते हैं, 104 है आपका, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो मंत्रिपरिषद जो होता है ना लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, है ना। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 105 है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, ये काफ़ी फेमस प्रस्ताव है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान के चलिए, तो है ही आपका। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 50। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मान के चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? ये तो तुमने समझ लिया था, अभी अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की जो है ना कम से कम 50 सीटें चाहिए होती हैं उसमें, तो ये पेश कहाँ किया जाता है? तो सीधी बात लोकसभा में ही पेश किया जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न आपका, संसद से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, आपको पता है आपके संसद के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये 3 जो है ना संसद के 3 प्रमुख अंग हैं। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ देता है, निम्न में से संसद का प्रमुख अंग कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तो होते हैं, इनके अलावा अगर कोई आ जाता है तो वही नहीं होगा, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 109 देखिए, राज्यसभा से ही स्टार्ट कर लेते हैं सारे, है ना। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, और इसका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा
और 80, ऐसे याद रखिए, है ना। हिंट है मैं दे रहा हूँ आपको, बाकी आपको जैसे याद करना है कर लीजिए। राज्यसभा का जो है ना अनुच्छेद 80 में वर्णित है, ठीक है। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो जो लोकसभा है उसको निम्न सदन कहते हैं और इसका वर्णन अनुच्छेद 81 में है। देखिए राज्यसभा पहले आएगा तो 80, लोकसभा बाद में आया तो 81, जैसे 80 के बाद 81 आता है तो राज्यसभा के बाद लोकसभा आ जाता है, वो भी 81 में ना, तो 80 81 दोनों हो गए, है ना। चलिए अगला देखते हैं, लोकसभा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो लोकसभा की जो प्रथम बैठक है 13 मई 1952 को हुई थी, है ना। अब हम बात करते हैं लोकसभा के, तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, है ना। अगर हम बात करें लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी मीरा कुमार, है ना। तीसरा प्रश्न आपका बन जाता है, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष का तो कम से कम आपको होना ही है, तभी लोकसभा सदस्य आप बन पाएंगे। और लोकसभा में अधिकतम सीटों का प्रावधान कितना है? 550 का है, जिसमें राज्यों से है 530 और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 सीटें होंगी, है ना। ये आपका जो है ना लोकसभा से संबंधित प्रश्न है। अगर लोकसभा से बनता है तो इससे बाहर तो जाना नहीं है आपका, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी डिटेल तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे पढ़ने में, इंपॉर्टेंट इतना ही है। चलिए अगला देखते हैं, 112 प्रश्न आपका, वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ऐसे तो प्रावधान 550 का है ना, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 543, जिसमें राज्यों से है 524 और संघ राज्य क्षेत्रों से है 19 सीटें, है ना। ये वर्तमान में है आपकी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आपको पता है वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला है, जो कि 19 जून 2019 से बने हैं और अब तक हैं, है ना। चलिए अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 114 है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन किस पर आधारित है? तो ये जो 1971 की जनगणना हुई थी उस पर आधारित है। क्या आधारित है? राज्यसभा सीटों का आवंटन, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा या राज्यसभा का कोरम यानी गणपूर्ति होता है तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है पहले भी, है ना। लोकसभा या राज्यसभा का जो कोरम होता है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करते हैं? जब केवल टाई की स्थिति में करते हैं ना, जब टाई हो जाता है तब स्थिति में करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका 117 है, आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है प्रोटेम स्पीकर, है ना। आम चुनाव के बाद जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उनको शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा प्रोटेम स्पीकर की, है ना। तो प्रोटेम जो स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के संदर्भ में तो राष्ट्रपति करेगा और विधानसभा के संदर्भ में अगर बात होती है तो राज्यपाल करेगा, है ना। कन्फ्यूज नहीं होना है, प्रोटेम स्पीकर है ना, लोकसभा अगर संदर्भ की बात हो रही है तो राष्ट्रपति और विधानसभा में राज्यपाल, है ना। अगला प्रश्न है आपका, किसकी सलाह पर लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या सिर्फ आपको इतना याद रखना है, तो राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? मंत्रिपरिषद, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, संबंधित जो प्रश्न हैं आपके राज्यसभा के बारे में ना। चलिए प्रश्न नंबर आपका 120 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपका उपराष्ट्रपति होता है ना। पहला प्रश्न बन जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, राज्यसभा किस प्रकार का सदन है या राज्यसभा की प्रकृति क्या है? तो वो अस्थाई सदन है ना, राज्यसभा अस्थाई सदन है। और प्रश्न नंबर 122 बन जाता है राज्यसभा से संबंधित, राज्यसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए, है ना। चलिए राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या जो है ना 250 है, जिसमें राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से 238 हैं और राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं वो 12 हो जाती हैं सीटें, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है? तो अनुच्छेद 93 में बताया गया ये चीज़, लोकसभा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर सकती है। ये अनुच्छेद 93 में वर्णित है ना, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर पूछा जाता है लोकसभा अध्यक्ष किसको अपना वो देगा त्यागपत्र, तो उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष देगा तो अध्यक्ष को देगा। वो आपस में ही खेलते रहते हैं दोनों एक दूसरे के साथ, समझ रहे हो। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद के तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो होगा तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 108 में, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है ना। चलिए प्रश्न नंबर 128 है आपका, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो पहली जब लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा है ना। आपसे बात करें थोड़ा, जबकि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो 13 मई 1952 को हुआ था। प्रश्न नंबर 29 है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया है? तो वो 1980 में पारित किया है। ये आपका ईवीएस में भी पूछ सकता है, जो बच्चे यूपी टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। बाकी ये आने के लिए तो किसी में भी प्रश्न आ सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा, मैंने अभी आपको इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 12 व्यक्ति है ना। और 132 प्रश्न है, प्रथम अभिनेत्री, ये इंपॉर्टेंट है आपका, मैं बता रहा हूँ। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी, नॉमिनेट हुई थी, वो थी नरगिस दत्ता है ना। कहीं कहीं नरगिस दत्त भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य हो जाते हैं, है ना। अगला प्रश्न है आपका, संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 79 से 122 तक में किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। मैंने अभी आपको बताया था संसद के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा अनुच्छेद 81, लोकसभा राज्यसभा है वो अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में वर्णित किया गया है ना। और जो अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक में है ना। चलिए प्रश्न नंबर 135 है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक पारित करना पड़ता है? तो वो विनियोग विधेयक होता है। जो भारत की संचित निधि होती है, पैसा होता है, उससे अगर किसी को धन निकालना है ना, तो वो विनियोग विधेयक के द्वारा निकाल सकता है। ऐसे ही नहीं मोट आया निकाल लिया, ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, है ना। प्रश्न नंबर अगला है आपका, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 124 से 147 तक। और अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो 34 है, मुख्य न्यायाधीश के समेत है ना। अगला प्रश्न है आपका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ है? तो सर्वोच्च जो न्यायालय का गठन हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ है, और इसका उद्घाटन है वो 28 जनवरी 1950 को, 2 दिन बाद किया गया था, है ना। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 कब लागू हुआ? तो ये 1 जून 1955 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का संरक्षक या अभिभावक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, है ना। सर्वोच्च न्यायालय से अगर प्रश्न बनता है तो दोस्तों इससे बाहर नहीं जाना है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 नंबर 141 वाला। प्रश्न नंबर 142 है आपका, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो संविधान की व्याख्या करने का सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम अधिकार है ना। चलिए, जनहित याचिका की माता के नाम से किसको जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जनहित याचिका की जो माता के नाम से पुष्पा कपिला हिंगोरानी को माना जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाही भाषा क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। काफ़ी लोग तो हिंदी लगा देते हैं, वैसा नहीं है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो भाषा है वो अंग्रेजी भाषा है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो PIL के बारे में हम बात करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं जनहित याचिका। तो PIL का पूरा नाम क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका, है ना। PIL का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम PIL से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। PIL का जनक देश कौन है? वो है अमेरिका, यानी USA। और हम बात करें अगर भारत में, तो भारत में PIL का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है PN भगवती को, है ना। भारत में PIL की शुरुआत इन्होंने ही की थी। प्रश्न नंबर अगला है आपका, उच्च न्यायालय के बारे में संविधान में किस भाग में वर्णित है? सर्वोच्च न्यायालय निकल गया, अब उच्च न्यायालय आ गया है। तो उच्च न्यायालय के बारे में भाग 6 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से 231 तक। दोस्तों मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़े रटने वाले हैं, लेकिन अगर आप मान लेंगे ये एक वीडियो अगर आप पूरी सही से देख लेंगे और इसके स्क्रीनशॉट को अगर आप दोबारा से पढ़ लेंगे, तो आपका पॉलिटी से जाने वाला कोई क्वेश्चन कभी भी बाहर नहीं जाएगा और गलत तो होना ही नहीं है आपका, है ना। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ते चलिए। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? भैया भारत का राष्ट्रपति करेगा, है ना। अब मुख्यमंत्री तो करेगा नहीं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जो मुख्य राज्य का जो है ना कर्ता धर्ता एक तरीके से राज्यपाल होता है, संवैधानिक जो होता है। तो राज्यपाल अब मुख्यमंत्री से तो बड़ा ही तरीके से हो गया, तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि वो उससे बड़ा है। अब राज्यपाल अगर आप बनना चाहते हैं, मान के चलिए आप राज्यपाल बनना चाह रहे हैं, आपके खूब दिमाग में हम राज्यपाल बनेंगे, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम तो 35 वर्ष होनी चाहिए, है ना। ये नहीं अभी आप 18 वर्ष के हुए नहीं हम राज्यपाल बनने चल दिए, तो ऐसा नहीं है।
पहले 35 वर्ष के हो जाइए। प्रश्न नंबर अगला है आपका 151। राज्य विधानमंडल और राज्य विधानमंडल के अभिन्न अंग कौन कौन से हैं? अगर विधानमंडल के अभिन्न अंग पूछे जाते हैं तो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। राज्य विधानमंडल का पूछ रहे हैं ना, तो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल तो होना ही होना है, मैंने अभी आपको बताया था। अभिन्न अंग होता ही राज्यपाल। अगला प्रश्न आपको देखना है, राज्य विधानमंडल का परिचय संविधान के किस भाग में है? अब चलो राज्य विधानमंडल की बात हो रही है तो ये भी देख लो अनुच्छेद किसी अपने संविधान में है भी या नहीं, ऐसे बना दिया गया है नहीं ना। तो भाग 6 अध्याय 3 अनुच्छेद 168 से 212 तक। किसमें? भाग 6 में अध्याय 3, यानी भाग 6 का जस्ट आधा 3 है ना, अनुच्छेद 168 से 212 तक है ना। तो ये राज्य विधानमंडल का परिचय इसमें दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं विधानसभा की। तो विधानसभा की हम बात कर लेते हैं। तो विधानसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? वो 500 है और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए है ना विधानसभा में। प्रश्न नंबर 154 आप देख लेते हैं, विधान परिषद की जो संरचना के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो विधान परिषद की जो संरचना के बारे में बताया गया है वो अनुच्छेद 171 में बताया गया है ना। विधान परिषद की जो प्रकृति होती है वो स्थायी सदन की होती है और उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उधर राज्य देखिए राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो भी होता है सदस्यों का 6 वर्ष तक, इधर विधान परिषद का भी 6 वर्ष तक। तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका जो कार्यकाल होता है सदस्यों का 6 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 155 देख लेते हैं, राज्य कार्यपालिका का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो राज्य जो कार्यपालिका है उसका वर्णन भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 तक इसका वर्णित है राज्य कार्यपालिका का। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राज्य कार्यपालिका के अभिन्न अंग कौन कौन से हैं? अब कार्यपालिका की अभिन्न अंग पूछा जाएगा तो भाई राज्यपाल तो होगा ही होगा। राज्य की बात हो रही तो राज्यपाल तो होगा ही, आप मान लीजिए। दूसरा मुख्यमंत्री आ जाएगा, तीसरा महाधिवक्ता आ जाएगा। सबसे बड़ा राज्यपाल जिसका वर्णन अनुच्छेद 153 में है, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री, फिर महाधिवक्ता है ना। ये राज्य कार्यपालिका का है, मतलब यही 3 लोग मिलकर काम करते हैं राज्य का। अगला देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो मुख्यमंत्री के बस सीधी सा मुख्यमंत्री से जो सीनियर हो जाएगा उसकी हो जाएगी। तो राज्यपाल है ना, वो मेन होता है मुख्यमंत्री राज्य का, तो ये राज्यपाल के द्वारा होती है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 164 में है ना। चलिए नीति आयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नीति आयोग का गठन किस आयोग के स्थान पर हुआ है? तो योजना आयोग के स्थान पर हुआ है। और ये कब गठन हुआ है नीति आयोग का? तो 1 जनवरी 2015 को। चलिए मेरे बर्थडे वाले दिन हुआ है ये, अब याद रहेगा, मेरे बर्थडे वाले दिन नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, अब चलिए नीति का अगर हम पूरा नाम अगर जानना चाहें तो क्या होगा? तो नीति का पूरा नाम होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है ना। काफ़ी बार आपने ऐड देखा होगा, ट्रांसफॉर्मिंग की स्पेलिंग इसमें मिसप्रिंट है, थोड़ा सही कर लीजिए आप। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है ना। चलिए नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की अवधारणा की कल्पना कहाँ पर की गई? तो स्वीडन में की गई थी। स्वीडन में काफ़ी ज़्यादा कुछ किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वर्ष 1966 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? है ना, तो मोरारजी देसाई। प्रश्न इसमें ये भी बन जाएगा, भारत में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? तो वर्ष 1966 में किया गया है और इसके अध्यक्ष कौन है? मोरारजी देसाई है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ओम्बुड्समैन हुआ, ये इसका नाम पूरा नहीं सही से लिखा है। ओम्बुड्समैन ये किस भाषा का शब्द है? तो ये स्वीडन भाषा का शब्द है। अपने भारत में अगर इसका नाम हम पूछे जाए तो ओम्बुड्समैन का अर्थ होता है लोकपाल है ना। यही देखो इसमें अगले प्रश्न में दिया भी गया है। ओम्बुड्समैन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोगों का प्रतिनिधि यानी लोकपाल। अपने भारत में ओम्बुड्समैन को लोकपाल के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पुस्तक से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। लॉ लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो ये न्यायमूर्ति PV गजेंद्र गढ़कर के द्वारा लिखित हुई है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। और लोकायुक्त से संबंधित विधेयक पारित करने वाला जो राज्य है वो है उड़ीसा। देखिए ये कार्यालय स्थापना करी है वो महाराष्ट्र ने करी है ना, और विधेयक पारित किया है लोकायुक्त से संबंधित वो उड़ीसा ने किया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको इसमें। चलिए अगला प्रश्न है आपका, आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। ये प्रश्न हो चुका है, रिपीटेड हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिवाइज हो जाएगा। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर दिलाता है ना शपथ। प्रश्न नंबर अगला है, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा है ना, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला है। चलिए अभी जो बच्चे रीट का एग्जाम देके आए तो उनके लिए प्रश्न बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट था। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो नागौर राजस्थान में है ना।
तो आपको प्रश्न दोनों तरफ से पढ़ना है। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कहाँ पर? नागौर, राजस्थान में। प्रश्न नंबर अगला है, द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना किस सुझाव समिति में दिया गया था? किस समिति ने इसका सुझाव दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने दिया था। किसका? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का, है ना। अगला प्रश्न है आपका, कमजोर पंचायती राज व्यवस्था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट है, आपको देख लीजिए थोड़ा, है ना। कमजोर पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की घास किस समिति ने कहा था? तो GV.K. राव समिति ने कहा था ना। GV.K. राव समिति ने क्या कहा था? बिना जड़ की घास। अगला देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, लोकसभा में कब पारित हुआ? चलिए मैं लोकसभा के साथ साथ सब बता दूंगा कहाँ पे हुआ है। तो ये लोकसभा में तो 11 मई 2005 को हुआ है, और राज्यसभा में अगर बात करें तो 12 मई 2005 को हुआ है। पहले लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में पहुंचा, और राष्ट्रपति की इसको जो स्वीकृति मिली थी 15 जून 2005 को मिली थी। लेकिन ये पूरे देश में लागू हो गया था, सिर्फ जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि RTI आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताना चाहिए? वो कहा है मद्रास उच्च न्यायालय ने, है ना। और विश्व के देशों में स्वीडन पहला देश है जिसने 1766 ईस्वी में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट के तहत सूचना का अधिकार अपने नागरिकों को दिया था, है ना। चलिए, अब इसने तो दे दिया था, लेकिन संविधान में किसने वर्णित किया वो भी तो देखना है ना। तो विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जिसने सूचना के अधिकार को विशेष रूप से उल्लिखित है जिसके संविधान में? तो वो दक्षिण अफ्रीका है। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं प्रश्नों को, थोड़ा समय कम लगे आपका। भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन का प्रारंभ किस संगठन के द्वारा हुआ है? सूचना का अधिकार जो आंदोलन था वो मजदूर किसान संगठन शक्ति के द्वारा, मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा किया गया है। लास्ट का टॉपिक है आपका प्रमुख संविधान संशोधन अधिनियम। जो कुछ संविधान संशोधन हुए हैं उनसे रिलेटेड, सारे नहीं रखे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में वही मैंने रखे हैं, ना। चलिए पहला देखते हैं, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1951। इसमें क्या बताया गया है? इसके द्वारा भाषा के अधिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तथा पहले की 3 श्रेणियों को समाप्त करके 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए अगला देखते हैं, 10वां संविधान संशोधन के बारे में क्या कहा गया 1961 में? इसमें दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। प्रश्न बन जाता है ना, दादरा और नागर हवेली को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत में शामिल किया, भारतीय संघ में शामिल किया गया है? तो 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा, है ना। चलिए, अब गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? तो 12वें संविधान संशोधन 1962 में, है ना। गोवा, दमन और दीव, है ना। चलिए अगला देखते हैं, 180 है आपका प्रश्न आपका। 31वां संविधान संशोधन 1973 किसके बारे में है? तो इसमें जो बताया गया है, इसमें लोकसभा की जो सीटों की संख्या थी वो 525 से बढ़ाकर 545 करी गई है, ना। अब इसमें पूछा जाता है आपसे, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन के तहत की गई है? तो 31वें संशोधन अधिनियम 1913 के तहत, है ना, 73 के तहत। चलिए अगला देखते हैं, 36वां संशोधन अधिनियम 1975 क्या है? तो ये है आपका भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य घोषित किया गया है। इसमें पूर्ण राज्य 36वां संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य घोषित किया गया है, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है इसमें। चलिए अगला देखते हैं, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 क्या है? तो इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर लिख लीजिए। चलिए अगला देखिए प्रश्न, भाग 4 का की अगर हम बात करें तो क्या है? ये नागरिकों के मूल कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया है इसके तहत, है ना। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 क्या है? तो इसमें जो नागरिकों के मतदान की आयु जो पहले 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष किया गया। किसमें? 61वें संशोधन अधिनियम 1988 के तहत, है ना। चलिए अगला देखते हैं, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ये सबको पता होगा, ये प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार इसमें दर्जा प्रदान किया गया है। और अगला प्रश्न है आपका 186, इसमें 101वां संशोधन अधिनियम 2016, ये GST जब अभी लागू हुई थी ना, तो वस्तु एवं सेवा कर यानी GST से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। किसमें? 101वां जो संशोधन अधिनियम 2016 में। अगला है आपका 100वां संशोधन अधिनियम 2015, इसमें क्या है? भारत तथा बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है, तो ये 100वां संशोधन अधिनियम 2015 है। और अगला प्रश्न है आपका
103वां संशोधन अधिनियम यानी 2019 क्या है? इसमें सामान्य जो वर्ग के जो बच्चे हैं ना, जनरल कैटेगरी के, उनको 10% के आरक्षण की सुविधा की गई है। तो दोस्तों आपको प्रश्न कैसे लगे मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बहुत मेहनत करते हैं, नया चैनल है, आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।